मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमित जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए सीपीसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं और आप इसे कह सकते हैं कि सीपीसी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके आगे के वीडियो हम आपको अपलोड धीरे धीरे कुछ आने वाले डेज में और प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ जो पहले पॉइंट है सीपीसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीपीसी क्या है, प्राइमरी प्रोसीजर लॉ है। अगर हम बात करें सिविल प्रोसीजर कोड की, तो डेट इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ, डेट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ और प्योरली प्रोसीजर है सिविल जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि जितने भी सिविल मामले होते हैं उसमें न्याय प्रदान करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो है सिविल प्रोसीजर कोड। 1908 में अधिनियमित किया गया, किंतु ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी, 1 जनवरी 1909। इसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को समाहित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है उसी पे सीपीसी बेस्ड है। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ ही जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जैसे कि इक्विटी का नियम होता है हमारे साम्य का, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस यानी कि न्याय, साम्य और सद्भावना पर आधारित है। इसमें प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव लॉ दोनों ही कुछ बेसिकली तो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो सब्सटेंटिव लॉ का है। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू अपील की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, ये सब्सटेंटिव लॉ है जो इसमें समाहित हैं। बट सीपीसी आपकी प्योरली प्रोसीजरल लॉ है। कुछ प्रोविजंस इसमें रखे गए एक्सेप्शनली हैं, वो सब्सटेंटिव लॉ को डील करते हैं। सीपीसी में टोटल हमारे 158 सेक्शंस हैं और फर्स्ट शेड्यूल में इसके 51 ऑर्डर है जिन्हें हम रूल्स कहते हैं। 51 ऑर्डर्स में रूल्स दिए गए हैं और इसमें सेक्शन जो होते हैं वो आपको एक जुरिस्डिक्शन बताते हैं। अगर बात करें हम किसी चीज़ की, तो सेक्शंस जो हैं वो आपके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं कि जो न्यायालय है किस तरीके से अपना काम करेगा, किन मामलों में कर सकता है। लेकिन ऑर्डर जो बताते हैं वो मेनली आपकी प्रक्रिया बताते हैं। अगर कभी आपके मन में थॉट आता हो कि सीपीसी में सेक्शन और ऑर्डर क्यों रखे गए, तो आपको यही बताना है कि जो सेक्शंस है वो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर रखते हैं। यानी कि जो सिविल प्रक्रिया है उसका मौलिक सारांश प्रस्तुत करते हैं। बताते हैं कि एक तरीके बोल देते हैं कि जुरिस्डिक्शन भी बताते हैं, सिर्फ जुरिस्डिक्शन बताते हैं कोर्ट्स की। लेकिन जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताते हैं। जितने भी ऑर्डर्स हैं सब में रूल्स हैं और टोटल 8 अपेंडिक्स है इसमें। यानी कि आपकी टोटल सीपीसी की आप बोल सकते हैं पूरा फ्रेमिंग कितने तरीके से हुआ है। सेक्शन 158 है, 51 ऑर्डर्स है जिसे हम जिनमें रूल्स भी हैं और 8 अपेंडिक्स है। सीपीसी में अब तक कितने मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, तो सीपीसी में अब तक 3 मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, 1976 में, 1999 में और 2002 में। वो अमेंडमेंट क्या है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताते चलेंगे। आपको जैसे कि पूछा जाए कि अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं, तो आपको पता है कि जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, चेंजेस होते रहते हैं, तो हम एक ही लॉ तो लेके चल नहीं सकते। तो चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, समाज की जैसे जैसे आवश्यकताएं चेंज होती हैं और ख़ुद को टेक्निकली एडवांस बनाने के लिए अमेंडमेंट किए जाते हैं। सिर्फ सीपीसी में नहीं, हर लॉ में। तो मेन उनका ऑब्जेक्ट क्या रहता है, टू कीप प्रोसीजर लॉ इन ट्यून विद चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। सिविल कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, तो सबसे ऊपर रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, सबसे पहले तो अपीलेट कोर्ट है। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन इन लोगों को नहीं होती है सिविल मामले में। फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज एंड स्मॉल कॉजेस कोर्ट। और आपको जैसे कि सेक्शन 89 सीपीसी हमारा कुछ मैकेनिज्म बताता है कि मामलों को न्यायालय के बाहर ही सुलझाया जा सके, ताकि जो वादी प्रतिवादी होते हैं उनको अधिक, अगर मामला ऐसा है कि सुलझा सकते हैं आपस में कंसिलिएशन करके, मीडिएशन करके या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो उनको बाहर ही सुलझाया जा सके लोक अदालत के थ्रू, तो लोक अदालत भी इसमें आएगी। सीपीसी के अंतर्गत सिविल लिटिगेशन यानी कि सिविल वाद को इसमें
डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता है जो सिविल लिटिगेशन होती है वो दो तरीके से होती है, ओरिजिनल सूट जो कि ओरिजिनल पिटीशन और ओरिजिनल सूट्स। ओरिजिनल सूट्स क्या होता है? जो कि वादी ले आता है, फर्स्ट टाइम वादी प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष, उसे कहते हैं ओरिजिनल सूट। ओरिजिनल पिटीशन क्या होता है? जो याचिका प्रस्तुत की जाती है कुछ मामलों में। सूट को डिफाइन नहीं किया गया सीपीसी में। सेक्शन 9 सिर्फ यही आपसे कहता है कि जो सूट है हमेशा सिविल नेचर का होना चाहिए, यानी जो भी सूट्स वाद होते हैं वो सिविल प्रकृति के होने चाहिए यदि उनका सीपीसी के तहत विचार किया जाता हो और उन्हें किसी तरीके से बार ना किया जा रहा हो। तो सेक्शन 9 में बात बताई गई है। सिविल लिटिगेशन के कितने स्टेजेस होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्लेंट प्रस्तुत किया जाता है, 1 बाय 1 लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले हम वाद पत्र प्रस्तुत करते हैं। वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद समन दिया जाता है। समन के बाद रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में अगर सेट ऑफ काउंटर क्लेम की बात है, प्रतिवादी रखना चाहता है या कुछ नए तथ्य रखना चाहते हैं तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में रख सकता है। इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट जब प्रस्तुत हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है पक्षकारों को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, यानी अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। फिर इसके बाद डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड इंटरोगेशन होता है। वादी प्रतिवादी आ गए तो न्यायालय डिस्कवरी करेगा, तथ्यों की जांच करेगा और पूछताछ करेगा। इतनी चीज़ें करने के बाद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की जाती है यदि ज़रूरी है तो। ये है नहीं कि हमेशा की जाएगी, यदि ज़रूरी है तो की जाएगी अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत। फिर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ होंगे, इतनी चीज़ें होंगी। इसके बाद वाद पत्र की संरचना की जाएगी, सुनवाई होगा, विचार होगा, देन जजमेंट जो कि डिक्री या ऑर्डर होगा वो आपको पास किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं रुकता है सीपीसी। इसके बाद क्या होगा? निष्पादन कराया जाएगा उस डिक्री और ऑर्डर का। और अगर यदि कोई उस डिक्री और ऑर्डर के अंतर्गत अपील, रेफरेंस या रिवीजन किया गया है तो इन सारी प्रोसीजर को करने के बाद निष्पादन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है जिनमें सेटलमेंट न्यायालय के बाहर किया जा सकता है? तो सेक्शन 89 जो कि 1999 में अमेंडमेंट के द्वारा सीपीसी में समाहित किया गया लेकिन ये इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 2002 को। इसमें बताया गया है कि वो कुछ मामलों में जो सेटलमेंट है उन्हें हम न्यायालय के बाहर ही कर सकते हैं। लेकिन कब? यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे सेटलमेंट के लिए कुछ आवश्यक शर्तें इस वाद में विद्यमान है, तो ऐसा करने के बाद न्यायालय ऐसे सेटलमेंट की टर्म्स को फॉर्मुलेट करेगा और पार्टीज को इन्फॉर्म करेगा और पक्षकारों के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद कोर्ट ऐसे पॉसिबल सेटलमेंट को फिर से देखेगा, यानी कि पक्षकारों की एक बार बात को जरूर ऑब्जर्व उनसे पूछेगा कि क्या आप लोग करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद वो जो सेटलमेंट अगर संभव है तो फिर से उन शर्तों को रीफॉर्मुलेट करेगा। सिविल सूट के लिए क्या क्या आवश्यक पक्षकार होते हैं? पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन, पक्षकार तो जरूर होने चाहिए, एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट, वाद का कारण, सब्जेक्ट मैटर, सिविल डिस्प्यूट और साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर एंड पेक्यूनरी। यानी कि इतनी चीज़ें हुई आपके पास, लेकिन ये नहीं कि आप कोर्ट में सीधे पहुँचेंगे। सबसे पहले आपके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, मामला आपका जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आना चाहिए, जिससे कि न्यायालय को ये क्लियर हो सके कि उस न्यायालय को ये राइट है कि नहीं कि वो मामले का ट्रायल कर सकता है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, यानी कि धन इत्यादि मामलों में उसको ट्रायल करने की शक्ति है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर ये देखा जाएगा कि आपने विद इन लिमिटेशन पीरियड, यानी समयावधि रहते हुए ही सूट दायर कर दिया है, इसके बाद रिलीफ प्रदान की जाएगी। एंड अदर इंसिडेंटल कंडीशंस देखी जाएंगी, जैसे कि सूट को बार तो नहीं किया गया है या कोर्ट फी वगैरह आपने जमा की है, तो ये सारी कंडीशंस रहेंगी, तब आपका सूट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रीम ऑर्डर आपका वाद चल रहा है लेकिन न्यायालय को लगता है कि हमें कुछ अंतरिम आदेश देना है जिससे कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो इंट्रीम ऑर्डर देता है। ये ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट भी पास किया जा सकता है। और इसमें क्या क्या रहते हैं? कमीशन जारी करना,
अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट, टेम्परेरी इंजेक्शन, रिसीवर एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ये सब इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? तो टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एंड टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। ऑर्डर क्या क्या दे सकता है? ऑर्डर ये न्यायालय के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि न्यायालय ऐसे आदेश दे रहा है, और साथ ही साथ हर मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। किन आधारों पे किसी सूट का ट्रायल बार हो सकता है? तो ये है स्टे ऑफ सूट, यानी जिसे हम बोलते हैं रेस सब जुडिस, सेक्शन 10। रेस जुडिकेटा प्राग्ञा, सेक्शन 11 बताया गया है। कोर्ट फी अगर आपने जमा नहीं की है, लेकिन अगर आप इंडिजेंट या पॉपर सूट यानी कि अकिंचन वाद दायर कर रहे हैं तो कोर्ट फी जमा करने की जरूरत नहीं रहती है। ये लिमिटेशन पीरियड आपकी ख़त्म हो गई है तो भी आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, या आपको जुरिसडिक्शन नहीं है तो भी आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिसर, लोक सेवकों से संबंधित प्रावधान क्या क्या है? तो ये हमने एक जगह इस वीडियो में कर दिया है, बट हम इन्हें डिस्कस करेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी पॉइंट्स रहेंगे। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में दिया गया है। एफिडेविट रहता है पब्लिक ऑफिसर से जुड़ा। प्लीडिंग ऑर्डर 6, 7 एंड 8 में दिया। ऑर्डर 6, 7 एंड 8 में प्लीडिंग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। समन इशू एंड सर्विस पब्लिक ऑफिसर को की जाती है। सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी ऑर्डर 27 एंड सेक्शन 79 एंड 82 में है। यानी कि जो लोक सेवक के द्वारा है, लोक सेवक को अगर हम कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हमें किसका पालन करना होगा? ऑर्डर 27 का और सेक्शन 79 82 का, इनका हमको पूरा कंप्लायंस करना होगा। सेक्शन 18 नोटिस से संबंधित है। सेक्शन 18 में बताया गया कि यदि हम किसी पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध कोई वाद दायर करते हैं तो उसे इसकी 2 महीने पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 16 में बताया गया है। लोक सेवकों के प्रॉपर्टी को अटैच करने संबंधित प्रावधान सेक्शन 60 में। अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 55 टू सेक्शन 59 में दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे सीपीसी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमें 7827635273 पे आप हमें कॉल, व्हाट्सअप या मेल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।